बटेंगे तो कटेंगे। 8,500 रुपए महीने के ठकाठक 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 अंदर। तो साथियों, महाराष्ट्र में होने वाला 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव या उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव जो होने वाला है वो मानो इन्हीं दो नारों के बीच में फंस के रह गया है। एक नारा है कि बटोगे तो कटोगे और दूसरा नारा है जो 2024 के लोकसभा चुनाव से चल रहा है, जिसने कुछ हद तक इंडिया अलायंस को कामयाबी भी दिलाई थी, खटाखट खटाखट खटाखट। इन दोनों नारों का महाराष्ट्र चुनाव पर क्या असर होगा, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव पर क्या असर होगा, इसी पर है आज का एनालिसिस, आज का विश्लेषण। यूं वैसे महाराष्ट्र के चुनाव को प्रिडिक्ट करना है मुश्किल बहुत काम। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब 20 नवंबर 2024 को महाराष्ट्र का चुनाव होने जा रहा है। 400 पहुंचेगा तभी नारा दिया गया था, 400 पार। वो नारा कम से कम मैंने कभी नहीं दिया था, लेकिन फिर भी हाल बुरा हुआ, पर इतना हुआ कि कम से कम सरकार तो बन गई और बड़े आराम से बड़ी मस्ती से चल रही है, बिना किसी अवरोध के चल रही है। लेकिन हरियाणा में जो धोखा देखने को मिला है, जम्मू एंड कश्मीर में भी कांग्रेस सरकार का हिस्सा नहीं बन पाई, और हरियाणा में जो धोखा हुआ है, ऐसा धोखा भगवान राजनीति में किसी दुश्मन को भी ना दे। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। साथियों, महाराष्ट्र हमसे बहुत दूर है। महाराष्ट्र में मेरी जान पहचान भी थोड़ी कम है, लेकिन हाँ, 8-10 लोगों से मैंने फोन पर बात करी, जिस तरह का मैं विश्लेषण हमेशा करता हूं। महाराष्ट्र चुनाव को प्रिडिक्ट करना है बहुत टेढ़ी खीर, क्योंकि इससे पहले जब महाराष्ट्र का चुनाव हुआ था, फिर भी वहां पर टू पार्टी क्लियरिटी थी। टू पार्टी क्लियरिटी क्या थी? बीजेपी थी, शिवसेना थी, और उधर कौन थे? कांग्रेस थी और एनसीपी थी। अब ये 4 पार्टी पॉलिटिक्स भर के हो गई है 6 पार्टी पॉलिटिक्स। 6 पार्टी पॉलिटिक्स भी हो जाती तब भी विश्लेषण आसान होता। अब विश्लेषण इस मारे मुश्किल हो गया है क्योंकि 2 महत्वपूर्ण पार्टियों के 2-2 धड़े हो गए हैं। तो ये चुनाव इस टाइम फटा पड़ा है एनसीपी की अंदरूनी कलह के बीच में कि एनसीपी का वोटर शरद को जाएगा या अजीत को जाएगा। शिवसेना भी फटी पड़ी है, शिवसेना का वोटर उद्धव को जाएगा या शिंदे को जाएगा। और बीजेपी और कांग्रेस अलग बढ़ रही हैं, और बीच में अठन्नी चवन्नी काटने के लिए एआईएमआईएम भी तैयार बैठी है। तो इस चुनाव का विश्लेषण जो है या जो प्रिडिक्शन है वो बड़ा मुश्किल हो गया है, कठिन हो गया है। पहले बात करते हैं एनसीपी के बंटवारे की। एनसीपी का अगर वोटों का बंटवारा होगा तो मुझे लगता है अभी भी महाराष्ट्र में शरद पवार की इतनी साख है कि जो कोर वोटर एनसीपी का होगा, मदर वोटर, ओरिजिनल वोटर एनसीपी का होगा, उसका रुझान एनसीपी शरद पवार की तरफ ज्यादा होगा बनिस्बत एनसीपी अजीत पवार। इस बात को यहां लाकर खत्म कर देते हैं। अब आते हैं शिवसेना पर। शिवसेना पे जो हमारा मराठी मानुस है, जिसने अपने खून पसीने से शिवसेना को मजबूत किया था, वो मराठी मानुस जिसने बाला साहब ठाकरे जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चला था, उनको अपना हीरो, अपना आइकन, अपना आदर्श माना था, उनके विचारों को अपना आदर्श माना था। 6 दिसंबर की घटना में जिसने बढ़ चढ़कर योगदान दिया था। अगर हम यहां पे शिवसेना की साथियों बात करें तो चाहे आप उन्हीं का लहू हो, उन्हीं के वंश हो, उन्हीं की नस्ल हो, मैं बात कर रहा हूं किसकी? उद्धव ठाकरे की, उन्हीं के बेटे हो, उन्हीं के पोते हो, लेकिन जो मराठी मानुस है जिसने शिवसेना खून पसीने से खड़ी करी थी, वो बाला साहब ठाकरे के नाम पर मुझे नहीं लगता कि उद्धव ठाकरे को वोट देने जाएगा। इंटरनल समीकरण, जान पहचान, कोई महाराष्ट्र के इंटरनल जातीय समीकरण एक अलग बात है, लेकिन वो वाकई निराश है। और वो मुझे लगता है कि वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना की तरफ उसका रुझान ज्यादा होगा, क्योंकि जिस विचारधारा से ये पूरी पार्टी बनी थी, उद्धव ठाकरे ने पूरी उस विचारधारा को, अपने पिताजी की विचारधारा को, पूरी इस मेहनत को, खून पसीने को बिल्कुल उल्टा धर दिया।
बिल्कुल उल्टा। अगर ये कोई कॉमन ग्राउंड भी ले लेता कि भाजपा के भी खिलाफ रहता, कांग्रेस के भी खिलाफ रहता, तब भी इसका महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में मुझे लगता है सर्वाइवल ज्यादा बेहतर होता, एज पर पीपल ट्रस्टिंग हिम एज ए सन ऑफ बाला साहब ठाकरे। तो यहां पर मुझे लगता है कि बहुत बड़ा रुझान शिवसेना के वोटर का एकनाथ शिंदे की तरफ जा रहा है। अब बात करते हैं बीजेपी की और कांग्रेस की। बीजेपी और कांग्रेस 288 सीट में से 74-75 सीट पर इनका डायरेक्ट क्लैश हो रहा है। डायरेक्ट क्लैश हो रहा है। अब डायरेक्ट क्लैश में 2024 में कांग्रेस ने यहां जीती 13 सीट और बीजेपी 23 सीट से घटकर 9 सीट पर आई 2024 के लोकसभा चुनाव में। जहां पर लोकसभा चुनाव में 15 सीट पर बीजेपी और कांग्रेस का डायरेक्ट क्लैश हुआ, वो भाजपा ने जीती मात्र 4 और कांग्रेस ने जीती 11। ये बात हो गई 2024 की। अब हम मुख्य बिंदु पे आते हैं कि ये जो चुनाव अब लड़ा जा रहा है, जिस तरह से आज से लगभग 2-3 महीने पहले योगी जी ने बांग्लादेश की जो हिंदुओं के ऊपर हिंसा हो रही थी उसको देखते हुए बयान दिया था, इस पे कुछ चर्चाएं भी हुई थी, मैं नहीं गया था। अब वो बात तूल पकड़ती नजर आ रही है। चाहे उत्तर प्रदेश का उपचुनाव हो और चाहे महाराष्ट्र का पूरा विधानसभा चुनाव हो, इसके पोस्टर लगने शुरू हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में तो पोस्टर वॉर भी शुरू हो गई है। दूसरी तरफ से नारा आना शुरू हुआ है, ना बटेंगे ना कटेंगे, पीडीए के साथ रहेंगे, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। और महाराष्ट्र में भी जहां जहां योगी जी का दौरा लगा है, हर जगह से खबर आ रही है कि वहां पर ये नारा बहुत चल रहा है। अब इन दोनों नारों का आपस में तोल के देखते हैं कि पहले महाराष्ट्र में इसका क्या असर होगा। बटोगे तो कटोगे वर्सेस खटाखट खटाखट खटाखट। एक खबर आई साथियों 2 दिन पहले कर्नाटका से। कर्नाटका महाराष्ट्र के चुनाव में कैसे महत्वपूर्ण है? वो ऐसे महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों का बहुत बड़ा बॉर्डर मिलता है, और एक स्टेट की हलचल अगर दूसरे स्टेट में कोई चुनाव हो रहा हो तो वहां पर स्पिल ओवर होके बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूंसीज में जरूर जाती है। कांग्रेस ने कर्नाटका में 5 गारंटी स्कीम लाई थी, जिसमें एक शक्ति स्कीम भी थी। 2023 जून से ये शक्ति स्कीम शुरू होती है। एक शक्ति स्कीम में यह था कि महिलाओं को फ्री बस राइड दी जाएगी। फ्री बस राइड में 7,500 करोड़ रुपया सरकार के एक्सचेकर से लग गया। डिप्टी सीएम शिव कुमार ने यह भी बोल दिया कि इस स्कीम को रिविजिट करना पड़ेगा। बाद में जब आलोचना हुई, ट्रोलिंग हुई, तो वो इसका खंडन करते नजर आए। 2 दिन पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटका में बोलते हुए इस बात पर कर्नाटका कांग्रेस को एक तरह से एक हिदायत दी, सीख दी, लताड़ लगाई, और यह भी बोला है कि मैं महाराष्ट्र में ये बोलकर आया हूं कि 2, 4, 5, 10, 20 वादे मत कर लेना जिनको धरातल पर निभाना मुश्किल हो और बाद में फजियत हो। ये बहुत बड़ी बात, कांग्रेस के नजरिए से बहुत गलत बात मल्लिकार्जुन ने कर्नाटका में बोल दी। फिर से दोहरा दूं, जहां का बहुत बड़ा बॉर्डर महाराष्ट्र के साथ जुड़ता है। बीजेपी ने इस मौके का फायदा उठा लिया और बीजेपी ये बोल रही है कि कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी अपने इस वादे के लिए, जो रिव्यू का वादा है, रिविजिट का, उसके लिए माफी मांगे। इस बयान से समझ लीजिए खटाखट खटाखट मशीन टूट चुकी है। आने वाले चुनाव में जम्मू एंड कश्मीर में सबसे खराब परफॉर्मेंस करने के पश्चात और हरियाणा में बिल्कुल ही नतीजे उल्टा, कम ज्यादा नहीं कि आप सोच रहे थे कि साहब कांग्रेस की 60 आएंगी, 40 साल की सरकार बन गई। बिल्कुल नतीजे उल्टे होने के बाद राहुल गांधी का सर्वेक्षण भी ठंडे बस्ते में है, जातीय समीकरण भी ठंडे बक्से में है, जाति के आधार पर जनगणना ठंडे बस्ते में है, और खटाखट खटाखट मशीन तो समझ लीजिए आप बिल्कुल टूट चुकी है, बल्कि तूल पकड़ा हुआ है जलेबी की फैक्ट्री ने। तो अब हम महाराष्ट्र के चुनाव को अगर देखें तो महाराष्ट्र के चुनाव में जो भी बांग्लादेश की घटना हुई, जो भी 2024 के बाद की घटनाएं हुई,
तो महाराष्ट्र में धरातल पर जितनी मैंने किसी से बात की है ना, वहां इस टाइम जातीय जनगणना तुमसे लिया जाएगा, तुमको दिया जाएगा, जिसकी जितनी जाति होगी उसका इतना अधिकार होगा, ये नैरेटिव ही खत्म हो गया है। अगर कोई नैरेटिव चल रहा है महाराष्ट्र की जनता के बीच में, तो वो जितने भी मेरे लोगों से बात हुई है, देखिए बहुत ज्यादा बात नहीं हुई है, 10-12 लोगों से बात हुई है, उसी का निचोड़ आप लोगों के सामने और जो पढ़ा है वो शेयर कर रहा हूं। अगर कोई नैरेटिव चल रहा है तो महाराष्ट्र में इस टाइप चल रहा है, अगर बटोगे तो कटोगे। खटाखट का नैरेटिव और जाति का नैरेटिव पूरी तरह टूट चुका है। दूसरा नैरेटिव ये चल रहा है कि जो लोगों को अनुमान था कि शिंदे को सीएम बनाने के बाद भाजपा और शिवसेना एकनाथ शिंदे में आपस में जूते चलेंगे, कुर्सी के लिए मारपीट होगी, फडणवीस हल्ला मचाएंगे, सीएम की कुर्सी के लिए लड़ेंगे। ऐसा धरातल पर कुछ भी नजर नहीं आया है। शिवसेना का कोर वोटर, जहां तक मेरी जानकारी है, शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ नहीं जा रहा है। उसके पश्चात चाइना का जो डी एस्केलेशन ने 3-4 दिन पहले तूल पकड़ा है, भले वो एक बेबी स्टेप है, भले अभी उसमें ट्रांसपेरेंसी चाहिए, लेकिन हाँ, बॉर्डर से जो न्यूज़ेस आ रही हैं, बॉर्डर से जो चाइनीज और इंडियन ट्रूप्स के आपस में फोटोग्राफ्स आ रही हैं, जो सैटेलाइट इमेजेस आ रही हैं, यस, कम से कम एक डी एस्केलेशन वहां पर शुरू हो गया है, जिसका असर भी हमें महाराष्ट्र के वोटर्स पर देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको पहले एक वीडियो में बोली थी, जिसका असर मैं जम्मू एंड कश्मीर के हिंदू वोटर्स में भी देख रहा हूं, हरियाणा के भी वोटर्स में देख रहा हूं, और मुझे लग रहा है मैं महाराष्ट्र के वोटर्स में भी, शब्द पकड़ के चलिएगा, मुझे लग रहा है कि महाराष्ट्र के वोटर में भी वो असर देखने को मिलेगा। तो 2024 के बाद मैंने आपको एक आदमी का किस्सा सुनाया था एज अ सोशियोलॉजिस्ट कमेंटेटर। कभी कभी मैं एक आदमी से एक बात उठाकर उस बात को 10 लोगों से पूछता हूं कंफर्म करने के लिए। क्या मैंने बताई थी? यार हम कुछ नाराज तो थे, कुछ नाराज तो थे, इस मारे यार हम किसी दूसरे को वोट दे आए, या इस मारे हम वोट देने नहीं गए। लेकिन रिजवान भाई, यार ये आइडिया नहीं था कि मोदी जी यार 240 पर पहुंच जाएंगे और राहुल गांधी इतना ऊंचा थूकने लगेगा। ये जब एक आदमी ने मुझसे बात बोली और जिसका मैंने क्रॉस चेक करना लोगों से शुरू किया, तो एक तरफ लोगों की ये राय आई कि हाँ रिजवान भाई यार ये बड़ा खल्ला है कि यार कुछ मोदी कमजोर नजर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है, जो मुझे हरियाणा चुनाव का एक रीजन लग रहा है, आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड, फिर से बात बता दूं कि महाराष्ट्र में भी एक बहुत बड़ा वोटर, जिसने मोदी जी से किसी चीज को नाखुश होकर एक झटका देने की नजर से या जाकर कांग्रेस को वोट दे दिया, क्योंकि 15 सीटों पर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी का क्लैश हुआ था, जिसमें 4 बीजेपी जीती थी और कांग्रेस 11 जीती थी। या वो वोट देने नहीं गया या नाराजगी में जाके कांग्रेस को दे आया, ये सोचते हुए कि यार 400 आ जाएंगी, ज्यादा दिमाग खराब हो जाएगा, 300 बहुत है यार, 300 आ जाएं, मैं कम से कम 400 सीटों में कंट्रीब्यूट ना करूं। अब आप उसको नाराजगी कहिए, रूठना कहिए, चिढ़ नहीं बोलूंगा, नाराजगी कहिए, रूठना कहिए, डिसअपॉइंटमेंट कहिए, डिसइल्यूजनमेंट कहिए, या ओवर कॉन्फिडेंस कहिए। 5 वर्ड हैं, आप अपनी जगह से फिट कर दीजिए, जिसमें नाराजगी भी मैं बोल रहा हूं, लेकिन चिढ़ नहीं बोल रहा हूं, नफरत नहीं बोल रहा हूं। इस आदमी को बुढ़ापे में लोहे के चने चबा देने नरेंद्र मोदी को ये शब्द नहीं यूज कर रहा हूं। ये 5 फैक्टर मुझे लगता है महाराष्ट्र चुनाव में फिर से करवट लेंगे। 8000 की लालच, जाति का समीकरण, जाति की जनगणना, तुमसे लिया जाएगा, तुमसे दिया जाएगा, ये चीज कमजोर हो चुकी है। एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर जरूर है, लेकिन मुझे लग रहा है कि महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी, अजीत और शिवसेना की सारे जितने मैंने ये फैक्टर्स बताए हैं, इसको देखते हुए, और बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें जो फैक्टर है, बड़ा इंपॉर्टेंट, आपने झूठे वादे एक्सपोज हो चुके हैं, खटाखट मशीन टूट चुकी है, मिली जुली सरकार वहां पे ठीक चल चुकी है। जितना भी 2024 के बाद राहुल गांधी को लोकसभा चुनाव के बाद लोगों ने आग थूकते हुए देखा, उससे लोग बल्कि और ज्यादा चिढ़े हैं। जो मोदी जी पर पर्सनल अटैक करते हुए लोकसभा में देखा, लोग ज्यादा उस बात से चिढ़े हैं। फ्री बीज कर्नाटका में फ्लॉप होती नजर आ रही हैं, ये कांग्रेस ने चुनाव से पहले मान लिया है। पूरा जब इन बातों का मैं बुके बना के देखता हूं, और सबसे बड़ी बात कि नहीं यार,
मोदी जी को कमजोर नहीं करना है, जो है ठीक है। बहुत बुरा होगा 2027-2029 तक जाते जाते। नाराजगी भूलो, इस बार जाके वोट डाल के आओ। मैं इस ट्रेंड को वॉच कर रहा हूं और मेरा ये बड़ा अजीब और गरीब आउट ऑफ बॉक्स रीजन है, जो एक आदमी से बात करके मैं हर जगह इसको इंप्लीमेंट करके देख रहा हूं। जेके में, जम्मू रीजन में या हरियाणा में ये फिट होता नजर आ रहा है। लेट अस वॉच फॉर महाराष्ट्र। मेरे हिसाब से सारे प्लस माइनस करके महाराष्ट्र में फिर से शिवसेना, शिंदे और बीजेपी की और अजीत की सरकार फिर से बनने जा रही है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।